वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसको समझेंगे और फिर हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की बात किया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अगला पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गए? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। They are attracted towards electron density. They are attracted towards electron density. Generally electron deficient. They are generally electron deficient. दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रोफाइल की एक और ख़ास बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। शुड हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। शुड हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। एक खाली जगह रहनी चाहिए उसके पास जिस पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रख सके, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, या लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले स्पीशीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको कहेंगे जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। तो फिर से समझा जाए, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। ठीक है, दे अप्रोच रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनकी तरफ अप्रोच करेंगे रिएक्शन करने के लिए। दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, शुड हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल और कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो ये सारे फीचर्स किसके हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स के हैं। अब एग्जाम्पल्स बनाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में पहला आपका आता है न्यूट्रल विथ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, फॉर एग्जांपल जैसे CH3 प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, ठीक है, NO2 प्लस हो गया, NO प्लस, RC डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, इस टाइप से जो स्पीशीज होंगी उनको हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से ऑक्टेट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल अगर हम CH3 प्लस की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन का सेंटर है। ठीक है, और इसके पास बेसिकली क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर हम ऐसे बनाएं तो CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्या है? इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में
और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है कार्बन के पास, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये किसी का लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अच्छा, यहाँ जो कार्बन है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो कहाँ, जहाँ ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे वहाँ आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करेंगे। जैसे यहाँ NO2+ में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, नाइट्रोजन, यहाँ आपका क्या है, अगेन कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की भी बात हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ और समझा जाए कि क्या जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, तो नहीं। इसमें एक पॉइंट हम समझेंगे कि जैसे कैटायंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का होता है, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो इसको लिखा जाए, कैटायंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप डू नॉट एक्ट एज electrophile. Cations of first and second group do not act as electrophile. For example, Na+, K+, Ca+2। समझ में आ रही बात? तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कभी भी ऐड नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कैल्शियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन दोबारा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है कि भाई ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल जाके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। समझ में आ रही बात? तो दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो कैटायंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इस बात को याद रखिएगा। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और उनके करस्पॉन्डिंग जो कैटायंस होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट नहीं करते। दूसरा कि जैसे अगर हम मान लीजिए बना दिए NH4+, ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करेंगे तो भाई हाइड्रोजन 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 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, पॉजिटिव चार्ज 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी यहाँ क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। और बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर नहीं सकता क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आएगा? तो डी ऑर्बिटल्स अभी आया नहीं, तो इसका मतलब कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन पॉजिटिव चार्ज देख के ही कंक्लूजन पे नहीं जंप करेंगे वे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गया, नहीं। पॉजिटिव चार्ज है तो कई चीज़ें और देखनी पड़ेंगी कि भाई उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, उसकी टेंडेंसी है कि नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये सारी बातें भी हैं। तो जो पॉपुलर एग्जांपल है कि NH4+ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसका जो pK वैल्यू होता है वो 10 होता है। pK वैल्यू क्या होता है, ठीक है, ये एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। pK वैल्यू मतलब जितना ज़्यादा pK वैल्यू होगा एसिड उतना कमजोर, और जितना कम pK वैल्यू होगा एसिड उतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। लोअर द pK स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। तो अमोनियम आयन का pK क्या होता है, 10 के आसपास होता है। बहुत एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। दूसरा आपका हो गया न्यूट्रल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूट्रल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ठीक है, न्यूट्रल एटम है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ऐसे सिस्टम भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 CCl2, ठीक है, BF3 AlCl3। समझ में आ रही बात? ये कुछ स्पीशीज, जैसे CH2 इसको बोला जाता है कार्बीन, ठीक है, कार्बीन। अच्छा, कार्बीन अलग से हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, कार्बीन को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बीन का क्या होता है। तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है और न्यूट्रल है तो कार्बीन की सीरीज होती है। समझ में आ रही बात? तो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है और न्यूट्रल है तो वो क्या है आपका? कार्बीन है। अच्छा, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बॉन्ड बनाने के लिए तो 4 अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके खुद के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट में तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, ये खुद के इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसीलिए क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ऐड करने जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे चल के इसके बारे में और देखा जाएगा। तो फिर से कार्बीन क्या होता है? कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल है, तो वो क्या किस सीरीज में आएगा? कैटेगरी में, कार्बीन की कैटेगरी में आएगा। तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करने जा रहा है। उसी प्रकार से CCl2 वही बात है, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, और ये भी क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, BF3, तो BF3 भी आपको पता है कि भाई बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में, ठीक है, 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या हो गया आपके 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है? एक वैकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके पास क्या हो जाएगा? एक वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ऐसे बना दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्या है इसके पास? वैकेंट p है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। समझ में आ रही बात? उसी प्रकार से AlCl3 की बात करें तो ये भी 13 ग्रुप, तो AlCl3 के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? आउटर मोस्ट में 3 और 3 3 6, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? प्योर p ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल। समझ में आ रही बात? तो ये सभी क्या है? न्यूट्रल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बीन, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल है कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, BF3, AlX3 या AlCl3 का एग्जांपल ले लिया, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तीसरा देखा जाए, तीसरा स्पीशीज विथ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। अच्छा, फिर से समझने की कोशिश करिए, जब 3rd या उससे ऊपर के पीरियड के एलिमेंट्स में आएंगे तब d ऑर्बिटल्स आ गए और ऑक्टेट एक्सपेंशन की बात हो सकती है कि आपके पास d ऑर्बिटल्स है और आप ऑक्टेट एक्सपेंड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? किसी का लोन पेयर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने वैकेंट d ऑर्बिटल्स में, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं एक्सेप्ट करके। तो स्पीशीज विथ, ठीक है, वैकेंट d ऑर्बिटल, या जो अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल हो जाएंगे FeCl2, FeCl3, SiCl4, PCl3, PCl5, ठीक है, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है। तो इनके बारे में धीरे धीरे आगे चल के आइडिया किया जाएगा। अभी बस इतना समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है आपके, या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है या 3rd पीरियड से ऊपर के एलिमेंट्स की जब डिस्कशन हो रहा है
ठीक है, तो उसमें क्या है, डी ऑर्बिटल्स आने लगेंगे और डी ऑर्बिटल्स आ गए तो ये अपना वैलेंसी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या है इनकी ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये बना सकते हैं, इसका मतलब ये अपने डी ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसीलिए क्या है बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो स्पीशीज विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल और विच कैन एक्सपेंड दियर ऑक्टेट, तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा है, अब अगेन क्वेश्चंस करेंगे तो वहां क्लियर होगा। एक और एग्जांपल यहां लिख लीजिएगा SbCl5, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, आगे काम आएगा। तो ये भी आपका क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, एक और बात, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल लेविस क्या है, लोइस, इनको क्या कहा जाए, एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड, ठीक है, बिकॉज दे विल एक्सेप्ट लोन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड्स। अच्छा, अगला इसमें पॉइंट ये है कि जैसे एक्सप्लेन हाउ Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ICl हो गया, ठीक है, या BrCl हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या ओजोन हो गया, ठीक है, या आपका SO3 हो गया, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल है इनको समझा जाए। ठीक है, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिए कि भाई ये, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल को समझना क्या है कि भाई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन भी ये धीरे धीरे हम लोग समझते हैं चीजों को। ठीक है, यहां इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि चाहे Cl2, Br2, ICl, IBr, CO2, O3, ओजोन या SO3 की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करते हैं, दे अप्रोच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दियर रिएक्शंस। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही बात? कारण जो भी हो, कारण अभी समझा जाएगा, ठीक है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका एक आंसर तो ये हो सकता है, ड्यूरिंग दियर रिएक्शंस they approach region of high electron density, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करते हैं, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम Cl2 को समझाने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगेन ये पार्ट ऑफ रिएक्शन है, इसको समझना, लेकिन फिर भी अगर हम Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं इस पर, ठीक है, तो आगे चल के हम लोग ये समझा जाएगा कि यहाँ एक जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साइडवेज ओवरलैप से बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है, तो ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी यहाँ एक रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अगर Cl2 रिएक्शन करने आ रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जो रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सोर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक तो हम इसको रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला बोल सकते हैं, या इसी के लिए एक और टर्म क्या आगे चल के हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस द न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन ही हम लोग कराते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस हम लोग को सेंटर्स पहचानने होते हैं कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये इसको अप्रोच कर रहा है। अब इसको समझने के लिए और समझा जा सकता है कि भाई Cl का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, लेकिन जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आता है तो इसमें डिस्टॉर्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो गया और रिलेटिवली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ऐसा हो जाएगा।
समझ में आ रही बात, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन एंड द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फाइनली सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन ये हो जाएगी कि Cl यहाँ डेल्टा प्लस हो गया, यहाँ डेल्टा माइनस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझ में आ रही बात, ठीक है। और भी कई तरीके के एक्सप्लेनेशन होते हैं, तो बहुत उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिंपली समझने की कोशिश करिए कि why Cl2 is electrophile, because it approaches the pi electron density loosely held electrons during its reaction, so it is electrophile। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और समझने का तरीका ये हुआ कि भाई इसमें इंड्यूस डाइपोल प्रोड्यूस होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और डेल्टा प्लस वाला सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहां भी है, जैसे ICl की बात करें तो ICl में यहां क्या है, डेल्टा माइनस है और यहाँ क्या है, डेल्टा प्लस है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। यहाँ देखा जाए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा, ये आपका डेल्टा प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग दियर रिएक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को समझने का तरीका, अच्छा यहाँ एक रूल भी कई जगहों पे काम आ जाता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ आपका डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस। जब भी आप पाई बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, व्हेन पाई बॉन्ड इज अटैच बिटवीन द टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो जो डेल्टा प्लस वाला सेंटर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और अगेन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन ये आपका अप्रोच करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझिएगा। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इट्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच करता है बिकॉज ऑफ इट्स डेल्टा प्लस चार्ज ऑन द कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑन द कार्बन, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। सेम सिचुएशन SO3 के साथ भी है। यहां भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां क्या है, डेल्टा प्लस, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, when two atoms are joined by pi bond, then the less electronegative center will be electrophilic center, then the less electronegative center will be the electrophilic center। अब कोई कहे सर ओजोन में भी समझाइए, ठीक है। तो ओजोन का रिएक्शन करेंगे तो वहां तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। एक कोशिश यहां भी कर लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन हमने बोला था कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेसिकली ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और इस पे ओजोन रिएक्शन करने आता है, तो ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और रिएक्शन का नाम क्या होता है, ओजोनोलिसिस। तो समझने के लिए जैसे ऐसे O माइनस प्लस, ठीक है, इस टाइप से अप्रोच कर रहा है। तो ड्यूरिंग रिएक्शन इसको इधर तोड़ दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको इधर तोड़ दिया, इसको इधर अप्रोच करा दिया, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे अप्रोच करा दिया, ठीक है। फिलहाल ये रहने देते हैं, ये अप्रोच कर रहा है। अब कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बात का विषय है। लेकिन अगर ओजोन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ मूव करता है रिएक्शन करने के लिए, तो ओजोन इज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गई बात,
तो ओजोन इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यानी Cl2, Br2, ICl, BrCl, CO2, O3, SO3, they all approach electron density or nucleophile for its reaction, so they are termed as electrophiles. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का डिस्कशन हो गया हम लोग का, ठीक है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई हम लोग की, तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल की तरफ मूव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, ठीक है। लोन पेयर डोनर्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, लोन पेयर डोनर्स आर न्यूक्लियोफाइल्स। लोन पेयर डोनर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। और एक और बात, अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट है और आपके पास लोन पेयर है, तब आप क्या बन सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं और लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, तब आपको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक है। जैसा आपने एग्जांपल कार्बिन में देखा होगा, कार्बिन में हमने लोन पेयर दिखाया था, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल था? नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं था, वो इलेक्ट्रोफाइल ही था, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, ठीक है। तो स्पीशीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट एंड एटलीस्ट 1 लोन पेयर टू डोनेट, देन दे आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इस बात को लिख लेते हैं, स्पीशीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट and having at least 1 lone pair to donate, and having at least 1 lone pair to donate are termed as nucleophiles, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल रिलेटिवली काफी आसान है इलेक्ट्रोफाइल की तुलना में। कहीं भी लोन पेयर आपको दिख रहा है और ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है, तो वो क्या हो गया? आपके न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें भी टाइप्स क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, या पहले निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। तो जैसे OH माइनस हो गया, SH माइनस, NH2 माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, CH3CO माइनस, ठीक है। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और जिस पे निगेटिव चार्ज है वो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो निगेटिवली चार्ज सिस्टम क्या होगा? वहां लोन पेयर होगा और वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल के रूप में ऐड करेगा, ठीक है। देखा जाए सेकेंड, सेकेंड आपका क्या? पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की अगर बात करें तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जैसे आपका NH3 लोन पेयर हो गया, ठीक है। H2O एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहां लोन पेयर है। और देखा जाए NH2OH, अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करिए, आप कहेंगे सर यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है,
ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा, तो इसको चल के आगे समझा जाएगा भाई। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो यहाँ नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन करने जाएगा तो यही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में ऐड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं कि भाई ये रिएक्शन करने जा रहा है, या तो ये भी कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये भी कर सकता है, दोनों से प्रोडक्ट मिलते तब हम दोनों की बात करते, लेकिन यहाँ तो यही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो एक से जगह ज़्यादा लोन पेयर देखने से मतलब नहीं है। रिएक्शन में जो सबसे उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो यहाँ दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ठीक है। तो इन सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो न्यूट्रल सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी एक टर्म बताएंगे तो वहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, तो उसके लिए पहले से हम जरा इसको संभल के समझा जाए। जैसे एक टर्म आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा, किसी कंडीशन में कोई मेजर होगा, कोई माइनर होगा, ठीक है। तो हैविंग more than one nucleophilic center and results in formation of more than one product, and results in formation of more than one product। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो इसमें भी दे रहा था, ठीक है, लेकिन क्या इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोला जाए? नहीं, प्रोडक्ट तो हमेशा इसी से मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल दे तो समझ में आएगा, Cn- की अगर बात किया जाए तो Cn- इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग को यहां से भी प्रोडक्ट मिलता है और यहां से भी प्रोडक्ट मिलता है। कभी कभी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में ऐड करता है, कभी कभी कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में ऐड करता है, ठीक है। उसकी भी कंडीशन होगी कि कब नाइट्रोजन ऐड करेगा, कब कार्बन ऐड करेगा, लेकिन दोनों से प्रोडक्ट की बात तो मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसी प्रकार से NO2-, ठीक है, तो Cn- एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसी प्रकार से NO2- की बात करें तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया, O-N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपका दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में ऐड करते हैं। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, ठीक है। तो मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो बहुत क्लियरली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात समझिएगा। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में ऐड कर सकते हैं, मोर देन वन प्रोडक्ट्स की बात आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे HCN, ठीक है, तो इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड N-, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है। और सल्फर पे भी लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये सब एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या हो गए, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट्स, ठीक है। ले
अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझा जाए कि एक पॉइंट लिख लेते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। जैसे HCl कहीं कहीं लिखा रहता है तो HCl को इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। H3O प्लस इसको भी इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ? फिर से समझने की कोशिश करिए कि H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो अगर HCl लिखा हुआ है एरो के ऊपर, HCl मतलब क्या है? इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब निगेटिव में pK वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर pK की बात करें तो pK वैल्यू इसका -7 के आसपास होता है, इसका आपका, ठीक है, माइनस में होता है -1.7, इस टाइप से pK वैल्यूज होते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एरो के ऊपर H3O प्लस लिखा हुआ है तो आप ये सोच सकते हैं सर H3O प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हो गया ऐसा कुछ, और यहाँ क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन कर नहीं सकता, जैसा कि आपने कहाँ बनाया था, जैसा कि NH4 प्लस में बनाया था, NH4 प्लस, ठीक है। आपने कहा सर यहां ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन आप इसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं तो फिर से हमने स्टेटमेंट क्या दिया? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। H3O प्लस का मतलब H प्लस ही होता है, ठीक है। H3O प्लस का क्या मतलब हुआ? एरो पे कहीं कहीं H प्लस की जगह क्या लिखा रहता है? H3O प्लस लिखा रहता है, क्योंकि H प्लस H2O से कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि एरो पे H3O प्लस लिखा है मतलब H प्लस लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? H3O प्लस से H प्लस मिल जाएगा क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी प्रकार से एरो पे HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? H प्लस लिखा हुआ है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या प्रोवाइड करेगा? H प्लस। तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो डायरेक्टली ऐसे ही दे देता है कि HCl क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। H3O प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो लेकिन NH4 प्लस के पास, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है। समझ में आ रही बात? और NH4 प्लस इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। आपको याद हो तो हमने लिख पाया था pK वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं है। समझ में आ रही बात? कि ये डायरेक्ट H प्लस का सोर्स बोल दिया जाए और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत क्लियरली इस चीज को समझिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो why H3O plus is regarded as electrophile? Because it is source of H plus. Why HCl is electrophile? Because it is source of H plus. तो H plus लिखा हो चाहे HCl लिखा हो, एक ही बात मानी जाती है। तो they are regarded as electrophile on the behalf of provider of H plus, ठीक है, not H3O NH4 plus, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब बेसिकली बात क्या है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल की समझ और धीरे धीरे हम लोग को डेवलप होगी, ठीक है। एक क्लास में उसको कन्फाइंड नहीं किया जा सकता क्योंकि तो रिएक्शन का पार्ट है। रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात हो रही। अच्छा, एक चीज इसमें अगेन ये पॉइंट तो हो गया। जब हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल की बात किया था तो न्यूक्लियोफाइल में एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर लिया जाए। न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, या बेंजीन की बात कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड्स इसके पास हैं, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही बात? तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो जो भी कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड का सिस्टम है, एल्कीन है, एल्काइन है या बेंजीन है, दे आर रिगार्डेड एज न्यूक्लियोफाइल्स because they contain loosely held pi electrons. They contain loosely held pi electrons, so they are nucleophiles. इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन की क्या होती है? वो लूजली हेल्ड होती है। कोई आएगा तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो दे आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से टॉपिक कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टेट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।